Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you a very important topic of Sale of Goods Act 1930, that is condition and warranty. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड वारंटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. सबसे पहले आप कंडीशन और वारंटी बताने से पहले आप ये बताओगे कि स्टिपुलेशन क्या होता है. स्टिपुलेशन का हिंदी में मतलब होता है शर्त. स्टिपुलेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंडर. अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मे बी अ कंडीशन और ए वारंटी. स्टिपुलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसी शर्त है जो कंडीशन भी हो सकती है और जो वारंटी भी हो सकती है. ठीक है. ऑल द स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. सारी स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं. कुछ स्टिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत एसेंशियल होती हैं मेन पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वो स्टिपुलेशन हमारी कंडीशंस होती हैं. और कुछ स्टिपुलेशन ऐसी होती हैं जो मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है. कोलैटरल का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना. ठीक है. तो वो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, उसे हम बोलते हैं वारंटीज. अब स्टिपुलेशन हमारी दो तरह की होती हैं, कंडीशन एंड वारंटी. कंडीशन को सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंडर डिफाइन किया गया है और वारंटी को सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंडर डिफाइन किया गया है. अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ कंडीशन. कंडीशन क्या होती है, तो ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर इसे डिफाइन किया गया है. कंडीशन क्या होती है? इट इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड. ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना और रिप्यूडिएटेड का मतलब होता है कैंसिल करना. ओके. तो कंडीशन एक ऐसी शर्त है, एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है. अगर वो कंडीशन टूटती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये हक आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. ओके. अब कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है. कंडीशन इट इज़ एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये जो एसेंशियल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि उसी के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का. द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज इररिपेरेबल डैमेज. इररिपेरेबल डैमेज का मतलब होता है जो नुकसान की भरपाई ना की जा सके, उसको बोलते हैं इररिपेरेबल डैमेज. कि अगर कंडीशन टूट गई, जिस कंडीशन पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मेन कंडीशन थी, ठीक है, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई या फिर वो टूट गई तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके पास ये हक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसको ऐसा डैमेज होता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. मींस वो इट विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. तो ये जो है मेन पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये उसी को डिफीट कर देगा अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई. The breach of condition gives a right to the aggrieved party to rescind the contract and recover the damages for the breach of condition. एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसको नुकसान हुआ होता है. ठीक है. तो अगर कंडीशन टूटती है तो एग्रीव्ड पार्टी जिसको लॉस हुआ है उसके पास ये हक आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है, मींस कैंसिल कर सकती है, और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. किससे? दूसरी पार्टी से, कि उसने कंडीशन को पूरा नहीं किया या फिर कंडीशन को तोड़ दिया. ओके. अब इसकी एक एग्जांपल है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कंडीशन क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल देखो, राम गोज टू अ हॉर्स ट्रेडर. राम एक घोड़ा बेचने वाले के पास गया और उसने कहा कि उसे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके. ठीक है. उसने कंडीशन बता दी अपनी कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सके. द ट्रेडर गिव्स हिम अ हॉर्स. और ट्रेडर ने उसे एक घोड़ा दे दिया और कहा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दौड़ जाएगा. अब राम ने कहा ठीक है ये घोड़ा मुझे दे दो. उसने खरीद लिया वो घोड़ा. जब वो घोड़ा लेकर आया तो उसने देखा कि घोड़ा जो है वो 40 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा है, वो तो सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है. तो अब
जो राम है उसने जाते ही अपनी कंडीशन बता दी थी कि मुझे इस कंडीशन पे ही घोड़ा मैं तभी खरीदूंगा, तो ये क्या थी, ये कंडीशन थी 40 किलोमीटर। ठीक है, अब जो सेलर है उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी, तो यहाँ पे कंडीशन टूटी है। अब राम जो है उसको लॉस हुआ है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी है, तो राम के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है सेलर से। ठीक है, मतलब वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो जाके उसे घोड़ा वापस दे सकता है और पैसे जो है जो उसने घोड़े के दिए थे वो उससे वापस ले सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन टूटी है। अब इसमें एक केस भी है, केस ऑफ बाल्डरी वर्सेस मार्शल का। इन दिस केस बी आस्क्ड ए कार डीलर एम टू सजेस्ट हिम अ सूटेबल कार फॉर टूरिंग पर्पस। बी ने कार डीलर के पास गया, कार डीलर जो था एम, उसका नाम एम था, उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे एक ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी हो, कि मैं टूर करना चाह रहा हूँ। डीलर ने उसे बुगाटी कार दे दी। बी अकॉर्डिंगली परचेज द कार, उसने उस पर भरोसा करके कार खरीद ली, बट फाउंड इट अनफिट फॉर द पर्पस, और बाद में उसे पता चला कि ये तो टूरिंग पर्पस के लिए है ही नहीं ये कार। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन टूटी है। उसने कंडीशन पहले से बता दी थी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसपे मैं टूर कर सकूं। ठीक है, हेल्ड द सुटेबिलिटी ऑफ द कार फॉर टूरिंग पर्पस वाज सो इंपॉर्टेंट दैट इट नॉन फुलफिलमेंट डिफीटेड द वेरी पर्पस। अब वो कार पूरा ही ना कर पाई टूर का पर्पस उसका, तो इसलिए कंडीशन टूट गई यहाँ पे, जो कंडीशन उसने लगाई थी। हेंस बी कुड रिटर्न द कार एंड गेट बैक द प्राइस। तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, गाड़ी वापस करके पैसे वापस ले सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, किससे, कार डीलर से। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वारंटी। वारंटी क्या होता है? अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कंडीशन में यहाँ पे एसेंशियल वर्ड था और यहाँ पे कोलैटरल है, तो ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखने हैं आपको डेफिनेशन में। कोलैटरल होता है उससे जुड़ा हुआ, वारंटी जो होती है ये भी एक स्टिपुलेशन होती है, कैसी शर्त होती है, लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं होती है, सिर्फ मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर वारंटी टूटती है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वारंटी अगर टूटती है, तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती और ना ही वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि वारंटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जैसे कि कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये वो वाली वारंटी नहीं है जो एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल पर्सन समझता है कि चीज को बेच दो और अगर खराब निकली तो वारंटी है, ये वो वारंटी नहीं है, लॉ की वारंटी अलग है। ठीक है, अब आ जाओ एसेंशियल ऑफ ए वारंटी। इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी जो होती है वो कोलैटरल होती है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अभी बताया मैंने आपको। द ब्रीच ऑफ वारंटी कॉजेज डैमेज टू द एग्रीव्ड पार्टी एंड डज नॉट डिफीट द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ एक डैमेज देता है एग्रीव्ड पार्टी को, मतलब कुछ नुकसान होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है, एसेंशियल नहीं होती है ये वारंटी। The aggrieved party can only claim the damages for the breach of warranty but cannot repudiate the contract. Aggrieved party सिर्फ और सिर्फ damages claim कर सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। वारंटी और कंडीशन में बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब एग्जाम्पल आ जाओ, वही वाली एग्जाम्पल मैंने लिया, हॉर्स ट्रेडर वाली ही एग्जाम्पल लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हरी गोज टू हॉर्स ट्रेडर। हरी जो है वो हॉर्स ट्रेडर के पास गया और उसने वहां जाके कहा कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए, I want a good horse. The trader offers him a horse. अब ट्रेडर ने आगे से उसे एक घोड़ा दिया और उसने कहा ये वाला घोड़ा ले जाओ, ये बहुत अच्छा है और हाँ ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता भी है। ट्रेडर ने यह बात बोली किसको? हरी को। हरी ने कहा ठीक है, घोड़ा तो अच्छा लग रहा है, आप ऐसे करो मुझे दे दो। जब हरी घर पे गया तो उसे पता चला कि ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ता, ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। Here the commitment of the trader is only a warranty, it's not an essential condition of the contract. तो यहाँ पे जो है वो वारंटी टूटी है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द वारंटी ओनली एंटाइटल्स द बायर टू रिसीव द डैमेजेस। अब जो हरी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडर से डैमेजेस ले सकता है कि आपने 40 किलोमीटर कहा था, ये तो 30 किलोमीटर दौड़ता है, सिर्फ डैमेजेस ले सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वारंटी टूटी है। हाँ, अगर हरी ने आके बोला होता कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और फिर अगर घोड़ा उस रफ्तार से नहीं दौड़ता तो वो कंडीशन टूटती, लेकिन यहाँ पे हरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने सिंपल ये कहा कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए, उसे रफ्तार से कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पे वारंटी टूटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन वेदर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और ए वारंटी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कि ये स्टिपुलेशन कंडीशन है कि वारंटी है?
ठीक है, तो ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के अंडर दिया गया है। वेदर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और ए वारंटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टी की क्या इंटेंशन है, उनकी नीयत क्या है। जैसे वही घोड़े वाली एग्जाम्पल है, पहले वाले केस में उसने आते ही बोला था कि मुझे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला घोड़ा चाहिए, तो वो उसने पहले ही कंडीशन लगा दी थी, तो वो कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन अगर उसने सेकंड वाले केस में मैंने बोला था कि वो आया और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो अच्छा हो, तो उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो अगर वो घोड़े में कुछ में बाद में गड़बड़ आती है तो वो वारंटी टूटती है, वो कंडीशन नहीं टूटती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पार्टीज की क्या इंटेंशन है और क्या है स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब एक्चुअल में टूटती तो कंडीशन है, लेकिन हम उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लेते हैं। अब ये कौन से ऐसे केसेस हैं? तो ऐसे दो केसेस हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरी वेवर ऑफ कंडीशन, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। ओके, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वॉलंटरी वेवर। वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से, वेवर होता है किसी चीज को विड्रॉ करना, वापस लेना, ऑफ कंडीशन। तो ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंडर है। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऐसी कोई कंडीशन थी जो कि सेलर ने पूरी करनी थी, द बायर में वेव द कंडीशन इन सच अ केस ही में। तो बायर जो है, कई बार क्या होता है कि कंडीशन अगर टूट गई तो बायर की मर्जी होती है, बायर के पास अब ऑप्शन तो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, लेकिन कई बार क्या करता है बायर क्या करता है कि कंडीशन को वेव कर देता है, विड्रॉ कर लेता है, चलो कोई बात नहीं। तो वो क्या कर सकता है, या तो वो सारी की सारी कंडीशन ही विड्रॉ कर लेगा, कोई बात नहीं, दे दो मेरे को गुड्स, या फिर वो क्या करेगा, ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। वो कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान के डैमेजेस क्लेम कर लेगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट तो कर लेगा जो बायर है, लेकिन वो क्या करेगा, वो कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान के सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लेगा। ये सिर्फ उसकी अपनी मन की इच्छा है, अगर वो चाहे। वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से वो ऐसा कर सकता है बायर। इसकी एग्जांपल देखो, एक्स एग्रीज टू वाई। एक्स ने एग्रीमेंट करा वाई के साथ कि वो उसे 100 बैग्स पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बासमती राइस के 4500 रुपए पर बैग के हिसाब से बेचेगा। ठीक है, एक्स ने वाई को एग्रीमेंट करा। अब वाई कौन है, वाई बायर है, वायर ने खरीदना है। लेकिन जब सप्लाई करने की बारी आई तो एक्स ने क्या करा, सेकंड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी की जगह सेकंड क्वालिटी बासमती राइस उसे बेच दिए, जो कि 3500 रुपीज पर बैग के हिसाब से बेचे। ठीक है, एग्रीमेंट तो उसने 4500 का करा था, लेकिन 3500 पर बैग के हिसाब से सेकंड क्वालिटी के राइस बेच दिए। अब यहां पे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन टूटी है। अब वाई के पास ऑप्शन है, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन यहां पे वाई ने क्या करा, अपनी इच्छा से, वो उसे रिफ्यूज कर सकता है गुड्स को, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपनी इच्छा से ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया और उसने कहा ठीक है, तुम सेकंड क्वालिटी वाले भी ठीक ही लग रहे हैं मुझे चावल, तुम यही वाले चावल दे दो और मैं तुमसे डैमेजेस क्लेम कर लेता हूं, जो कि वो प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज ₹1000 पर बैग। ठीक है, तो वाई ने अपनी वॉलंटरली उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया अपनी इच्छा से और उससे डैमेजेस क्लेम कर लिया और गुड्स को रिसीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। अगर बायर ही गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, कई बुक्स में आपको ये पॉइंट कंपल्सरी के नाम से मिलेगा, मतलब इसकी लाइन कुछ और होगी, तो वही पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कई बुक्स में लिखा हुआ है इसका कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, तो सेम पॉइंट है, ये भी लिख सकते हो आप हेडिंग, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। सेवरेबल होता है कि जिस डिविजिबल, मतलब सेल इस तरीके की है जिसको, या कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसका कुछ हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया है। The breach of any condition can only be treated as a breach of warranty। तो उस केस में जो ब्रीच है कंडीशन की, वो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, बट कैन ओनली मेंटेन एन एक्शन फॉर डैमेजेस, और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, एंड इफ द कंडीशन वर अ वारंटी, ऐसे मान के कि कंडीशन जो थी वो वारंटी ही थी। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सिमिलरली व्हेन अ बायर सेल्स द गुड्स टू द सब बायर, अगर सपोज बायर ने, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा डिविजिबल नहीं था और बायर ने क्या करा, गुड्स किसी और को बेच दिया आगे,
सेलर से लेके डायरेक्ट किसी और को बेच दिए एंड डायरेक्ट द डिलीवरी टू बी मेल्ड टू हिम, द एक्ट अमाउंट्स टू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अब मैं इसकी एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे सपोज बायर के पास गुड्स आए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा डिविजिबल नहीं था, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। गुड्स आए उसके पास, बायर के पास, उसने क्या करा, कुछ हिस्सा तो ले लिया और वही हिस्सा डायरेक्ट किसको, आगे किसी और सब बायर को बेच दिया, आगे किसी और को बेच दिया। और जो बाकी हिस्सा आना था सेलर से, बाकी पार्ट की डिलीवरी जो आनी थी, उसने सेलर को फोन कर दिया कि आप ऐसे करो, मैंने आपके सारे गुड्स किसी और को बेच दिए हैं, आप सारी डिलीवरी उसी पर्सन को डायरेक्ट कर दो मेरे को देने की जगह। तो यहाँ पे क्या करा, इट मीन्स उसने ऑटोमेटिकली गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे वो अगर गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं तो उस केस में वो कंडीशन की ब्रीच नहीं मानेगा, उसे जबरदस्ती उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान के सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें, केस है हार्डी वर्सेस हिल्डर्न्स का केस है 1923। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं बिजनेस लॉ में, तो अगर आप इसका केस का नाम भूल जाते हैं, वैसे तो कोशिश करिए केसेस के नाम याद रखिए, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस केस की जगह एग्जाम्पल लिख के भी इसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर केस का नाम भूल गए तो लिखना ही नहीं है, एग्जाम्पल बना के भी इसको लिख सकते हो। ए कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड फॉर द सेल ऑफ व्हीट ऑन CIF टर्म्स। CIF टर्म्स होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये इसमें ये होता है कि जो सेलर होता है वो जब तक गुड्स बायर तक पहुंच नहीं जाते हैं, कॉस्ट उसका सारा इंश्योरेंस और फ्रेट पे करता है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें वीट सेल की गई। द बायर टुक द डॉक्यूमेंट्स, बायर ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जहां पे वीट स्टोर थी, एंड रीसोल्ड द डिलीवर्ड पार्ट ऑफ द वीट टू द सब बायर्स। बायर ने क्या करा, उसने वो जो वीट उसके पास जो आई थी उसने आगे सब बायर्स मतलब और आगे लोगों को बेच दी विदाउट मेकिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन देयर ऑफ, बिना वीट को चेक करे कि वीट अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं। जब उसने सब बायर्स को बेची तब उन्होंने, जब सब बायर्स के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वीट तो बहुत घटिया क्वालिटी की है, इंफीरियर क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि हम गुड्स को रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने वापस भिजवा दिए। अब यहाँ पे क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट द रीसेल एंड द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द वीट वॉज एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर एंड द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स हैज बीन लॉस्ट। अब जो पर्सन जिसने बायर ने वीट ली उसने आगे बेच दी बिना चेक करे, ठीक है। अब इट मीन्स उसने आगे बेच दी। अब बेच तो वही सकता है जो खुद सेलर हो, जो ओनर हो। अब बायर ओनर बन गया तो उसने बेच दी, अब वो आगे बेच दी। अब अगर वीट की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ निकलती है तो वो जो सेलर है उसको कंडीशन तोड़ के, मतलब ये नहीं कहेगा कि तुमने कंडीशन को तोड़ा है, अब वीट सारी मैं वापस भिजवा रहा हूं। अब सिर्फ वो सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन अब वो गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गुड्स आगे सब बायर्स को पहुंचा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू रिजेक्ट द गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गया है क्योंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा डिविजिबल है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने किसी से कोई चीज खरीदी जो कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में आनी है, तो उस केस में आपके पास तब भी राइट है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। Thus, in a contract by installments, the buyer can reject the quantity under any installment. अगर आपके पास गुड्स इंस्टॉलमेंट के थ्रू आने हैं तो अगर एक इंस्टॉलमेंट आ गई वो आपको ठीक नहीं लगी तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। बट अंडर एन अनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट करने का हक खो देता है अगर वो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, इसका केस है जैक्सन वर्सेस रोटेक्स मोटर एंड साइकिल कंपनी, 1910 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, एक डीलर था जिसने मैन्युफैक्चरर से हॉर्न्स मंगाए, साइकिल के, मोटरसाइकिल के जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न्स मंगवाए उसने ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के, कि ये वाले भी भेज देना, ये वाले भी भेज देना और अलग प्राइजेस पे। द हॉर्न्स वर टू बी डिलीवर्ड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट। जो हॉर्न्स थे वो एक इंस्टॉलमेंट में सारा लॉट नहीं आना था, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो हॉर्न्स जो थे वो डिलीवर होने थे। द बायर एक्सेप्टेड सम इंस्टॉलमेंट्स, बायर ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स एक्सेप्ट कर दी बट बाकियों को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब ये आगे बिकने वाले नहीं है, ये लगने वाले नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो वो उसने वो रिजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट द डीलर वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो, तो ये माना गया कि डीलर ऐसा यहाँ पे कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल है और जो हमारी गुड्स आने थे वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स में आने थे, तो अब यहाँ पे जो डीलर है वो
बाकी वाली इंस्टॉलमेंट्स को कैंसिल कर सकता है, उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जहाँ पे गुड्स या फिर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं होता है और अगर आपने उसका गुड्स का थोड़ा सा भी हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में आप फिर उस गुड्स को रिजेक्ट करने का हक खो देते हो और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर पाते हो। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।